हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैब नॉलेज। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि मनी, पैसा एक इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को कैसे डेवलप करता है, कैसे सुधारता है, और मनी का क्या रोल होता है किसी कंट्री को डेवलप्ड और डेवलपिंग बनाने में। ओके, और अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग बनाने में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मनी प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका क्या मतलब है कि बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है ये। अगर आपको नहीं पता है बार्टर सिस्टम से कैसे रिलेटेड है और बार्टर सिस्टम एग्जैक्टली कैसे इन्फ्लुएंस किया है, आज के टाइम को कैसे ले आया है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मनी प्रमोट कैसे करता है प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि पहले बार्टर सिस्टम था तो उसमें करेंसी, मॉनेटरी इकोनॉमी नहीं थी, पैसा नहीं था उस टाइम, मनी नहीं थी। लोग गुड्स और कमोडिटीज़ के फॉर्म में एक्सचेंज करते थे और ख़रीदते थे और या कोई भी चीज़ बेचते थे। और उस टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेलिंग और परचेजिंग एक ही टाइम पे होती थी। कैसे होती थी कि पर्सन ए पर्सन बी को कुछ दे रहा है, तो पर्सन बी उसके बदले में पर्सन ए को भी कुछ दे रहा है। तो पर्सन ए यहाँ पे बी से खरीद भी रहा है और बी को दे भी रहा है, तो इसलिए सेलिंग और परचेजिंग एक ही टाइम पे हो जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि बार्टर इकोनॉमी में सेलिंग और परचेजिंग एक ही टाइम पे होती है। ओके, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। बार्टर सिस्टम वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मैं आप ही को बता देती हूँ ऐसे ही बिना पढ़े ही। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि बार्टर सिस्टम में ना स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर नहीं हो पाता था। जैसे कि हम आज का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कोई एक प्लम्बर है, ठीक है, वो प्लम्बिंग का काम शुरू किया है अभी, उसके उसके पहले वो अनएम्प्लॉयड था, ठीक है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड था। तो अगर वो प्लम्बिंग का काम शुरू किया है, उसके पास एक ऑब्वियसली एक लिविंग आएगी, आप उसको पैसा देंगे, वो अगर आपके यहाँ आके काम करेगा, और आप उतना ही पैसा देंगे जितना कि वो डिज़र्व करता होगा। और यही चीज़ ना बार्टर इकोनॉमी में नहीं हो पाती थी, बिकॉज बार्टर इकोनॉमी में गेहूँ, चावल, ऐसे मतलब वो जो भी कमोडिटीज़ हुआ करती थी वो प्रॉपर सॉलिड कमोडिटीज़ हुआ करती थी। इस वजह से ये चीज़ कैरी नहीं हो पाती थी उस टाइम पे। और मनी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर, ये चीज़ अलाउ कर दिया। अब जैसे कि उस टाइम कोई जूते बनाने वाला काम है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, शूज़ बनाने वाला काम है, तो शूज़ बनाएगा भी एक ही इंसान, उसको सही भी वही करेगा और उसको पॉलिश भी वही करेगा, मतलब उसको रिपेयर, उसको उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वही करेगा, उसका उसका रिपेयरमेंट भी वही करेगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर करने में और रिपेयर करने में वो दोनों ही काम में एक्सीलेंट हो। और आज के टाइम में ये दोनों काम अलग अलग लोग करते हैं, जो कि अपने फील्ड में सब कोई एक्सीलेंट है आजकल। ओके, तो ये इकोनॉमी को एक तरीके से ग्रो करने देता है। ग्रो कैसे करने देता है कि अब जैसे उस टाइम पे सिर्फ एक ही इंसान के पास वो पैसा आ जाता था। वो शूज़ मैन्युफैक्चर करने वाला एग्जांपल ले लीजिए, एक ही आदमी के पास दोनों काम के पैसे आ रहे हैं, और अब दो लोगों के पास दोनों काम के पैसे जा रहे हैं, है ना, दो लोगों के पास दोनों काम के पैसे जा रहे हैं। तो अब होगा क्या कि इसके पास भी एक लिविंग आ गई भाई, इसके पास भी एक लिविंग आ गई, ठीक है। और अब इसके पास पैसे आए हैं तो ये ऑब्वियसली अपनी डिमांड बढ़ाएगा, ये भी अपनी डिमांड बढ़ाएगा। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ एक लोग डिमांड बढ़ा पा रहे थे, एक पर्सन डिमांड बढ़ा पा रहा था, यहाँ पे अब 2% डिमांड बढ़ाएंगे। तो इकोनॉमी में अब ये डिमांड बढ़ा तो गुड्स प्रोड्यूस होंगी, पैसा जाएगा इकोनॉमी में, पैसा रेगुलेट करेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी और इकोनॉमी वैसे ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का मॉनेटरी इकोनॉमी में, जो कि बार्टर सिस्टम में इतना इफिशिएंटली पॉसिबल नहीं था। दूसरा क्या है, मनी प्रमोट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब जाहिर सी बात है कि पहले जो इंसान जो वही प्लम्बिंग का काम स्टार्ट किया, वो पहले अनएम्प्लॉयड था, उसके पास अब पैसा आया, तो वो अब सोचेगा कि हमें खाना कहीं से मिल जाए। अब उसके पास पैसे हैं तो वो फूड डिमांड करेगा, वो क्लोथ्स डिमांड करेगा। अब उसकी डिमांड बढ़ेंगी, ठीक है। अगर वो ये सब कुछ कर लेगा तो सोचेगा भाई कुछ पैसे सेव करके रख लेते हैं कल के लिए, क्या पता कोई इमरजेंसी आ जाए, तो सेव करके रख लेते हैं। तो सेविंग को ऐसे प्रमोट किया, है ना, मॉनेटरी इकोनॉमी सेविंग को प्रमोट किया। और अब ये क्या है कि मॉनेटरी इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से होती हैं।
और बार्टर इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक ही जगह होता था। कैसे होता था कि मान लीजिए किसी इंसान के पास 15 किलो गेहूँ है, ठीक है, वो उसमें से 10 किलो यूज़ कर लिया अपनी राइस खरीदने के लिए, ठीक है। किसी दूसरे इंसान से यहाँ पे पर्सन एक्स है, उससे राइस खरीदने के लिए इसमें से 10 किलो वो यूज़ कर लिया, उसके पास बचा 5 किलो। 5 किलो अब उसकी सेविंग हो गई, उसका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसकी सेम है इसी 5 किलो की। और जो कि आजकल ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट कैसे होती हैं कि सेविंग जो है वो हाउस होल्ड करता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म्स करती हैं आज के टाइम में, मॉडर्न इकोनॉमी में, ओके। और अगर सेविंग करके हम बैंक में डिपॉजिट रखे हुए हैं, हाउस होल्ड्स मतलब अगर बैंक में रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो नई करेंसीज भी इशू करती हैं टाइम टू टाइम। नए नोट आते हैं ना, नए नए नोट्स इशू होते हैं ना, तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, और मॉनेटरी इकोनॉमी दोनों चीज़ों को प्रमोट कर रही है। भाई इंसान सेविंग भी कर ले रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो जा रही है, दोनों चीज़ें हो जा रही हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और ये चीज़ें बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाती थी, बार्टर इकोनॉमी में नहीं हो पाती थी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इन मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, it is widely believed that an increase in the supply of money in developing countries would lead to the rise in prices or to emergence of inflationary pressure। देखिए अब क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे बढ़ता है, इसका सीधा सा ये मतलब है कि जो मनी इशू कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, नोट इशू कर रही है, नोट नए नए नोट छाप रही है, सिंपल सी लैंग्वेज में नए नोट्स छाप रही है, ओके। तो अब ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई बढ़ने की दर को बढ़ाता है, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि महंगाई को भी बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है कि मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, ज़्यादा पैसा आ गया, मान लीजिए कल को 10 रुपये थे आपके पास, आज 100 रुपये हैं, ठीक है। तो आज आप ज़्यादा कमोडिटी खरीदेंगे, पहले आप उतनी कमोडिटी नहीं खरीद पा रहे थे। पहले अगर 2 खरीद रहे थे तो आज 4 खरीदेंगे 100 रुपये में। और इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। जो शॉपकीपर है, मान एग्जांपल ले लीजिए कि शॉपकीपर है, उसकी मार्केट है, ठीक है, 2 लोग गए, एक आप गए, एक दूसरा इंसान आया 100 रुपये वाला। अब दोनों लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको ए कमोडिटी चाहिए, ठीक है। अब वो शॉपकीपर क्या सोचेगा कि भाई दोनों 100-100 रुपये देने के लिए तैयार हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और दोनों में से कोई एक ही लेगा, ऑब्वियसली कोई एक इसलिए लेगा क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, अथाह रिसोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है हमारे इकोनॉमी में, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसलिए भी वो बढ़ाएगा प्राइस कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ले पाएगा, उसकी अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट भी होगा। और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज की कमी भी नहीं होगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ले पाएगा। तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है क्योंकि प्राइस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती है। आप देखेंगे त्योहारों के टाइम में फल या मिठाई की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उस टाइम डिमांड ज़्यादा रहता है, इसलिए प्राइस भी बढ़ जाती है, ओके। और वही आप नॉर्मल से सीज़न में चले जाइए तो उतना प्राइस नहीं बढ़ा हुआ रहेगा जितना कि फेस्टिवल्स के टाइम रहता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट्स में अगर हम लगाएं पैसा तो शायद इन्फ्लेशन उतना ना बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट क्या है भाई? जैसे कि फार्मिंग हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, ये है। तो इसमें अगर पैसा इंसान लगाएगा तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? देखिए भाई, अब फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है और इतना ज़्यादा वाला पैसा नहीं देता है जो कि अगर किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाए। अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया जा रहा है कोई इन्वेस्टमेंट और वहीं पे कहीं फार्मिंग में लगाया जा रहा है तो यहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है, यहाँ से इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि फार्मर्स ऑब्वियसली बहुत लो लेवल पे होते हैं और उनके पास अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब वो लोग करेंगे तो वो लोग अपनी स्थिति को सुधारेंगे पहले, ना कि बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे। वो एक सब्सिस्टेंस लेवल पे जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिमांड करके इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मनी एंड फोर्स्ड सेविंग्स।
तो इसमें ये कहा जा रहा है, इट इज़ important to note that even if prices permanently rise following the increase in investment or capital accumulation financed by the created money, even then the new money fulfills the purpose of augmenting savings in the economy. इसमें ये कहा जा रहा है कि भले ही जो जो गवर्नमेंट करेंसी को इशू की है, वो भले ही इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी में सेविंग्स हो जाती हैं, और वो सेविंग्स जो नए पैसे इशू किए गए हैं, नए नोट्स इशू किए गए हैं, नई करेंसीज इशू की गई हैं, उनके वजह से होता है। और द राइज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स ब्रॉट अबाउट बाय द मॉनेटरी एक्सपेंशन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज कंपेल्स सम पीपल इन द सोसाइटी टू कर्टेल देयर लेवल ऑफ कंजम्पशन। यानी कि जो पैसे जो इकोनॉमी में बने, पहले इकोनॉमी में पैसे बने, ठीक है, उसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी, इन्वेस्टमेंट की वजह से प्राइजेस बढ़ी, ठीक है, प्राइजेस बढ़ी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यही जो प्राइजेस बढ़ रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, ये लोगों को मजबूर करता है सेविंग्स करने पे। सेविंग्स कैसे करने पे कि अपने कंजम्पशन को वो लोग डाउन कर देते हैं। क्यों भाई, महंगाई के टाइम में ऑब्वियसली लोग कम पैसे खर्च करते हैं ना। आप देखेंगे जो चीज़ महंगी हुई रहती है उसको लोग कम खरीदते हैं, और जब चीज़ें सस्ती होती हैं तब लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है। और ये इसी इसी एक थ्योरी के हिसाब से, इसी एक माध्यम से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन को क्योर किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को घटाया जा सकता है। कैसे? कि लोग अपने कंजम्पशन जब डाउन कर देंगे तो ऑब्वियसली प्राइजेस भी डाउन आ जाएंगी, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, और ऑब्वियसली जो नई करेंसीज हम इशू कर रहे हैं उसके वजह से इतना ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं होगा इकोनॉमी में। यहाँ पे यही कहा जा रहा था। ओके। वैसे इसके ऊपर कई सारे क्रिटिसिज़म्स हैं, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए भी इकोनॉमिस्ट कई सारी बातें करते हैं, बट ये पॉइंट यही कहता है कि ये इकोनॉमी में ऐसे काम करती है ये चीज़ें। तो चलिए इसके बाद वाला देखते हैं, मोनेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए भाई, मोनेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि मान लीजिए एक कोई विलेज है, ठीक है, विलेज है, वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, और वहाँ पे लोगों के पास पैसे बहुत कम है, या मान लीजिए बहुत गरीबी है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि मॉडर्न इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या-क्या लोग कर लेते हैं, और वो लोग बहुत ही सब्सिस्टेंस लेवल भी नहीं है उन लोगों की, बहुत ही कम है। तो वहाँ पे अगर पैसे अगर लगाए जाएँ, करेंसीज़ अगर जो इश्यू की गई हैं, नई-नई करेंसीज़, वो अगर वहाँ पे लगाई जाएँ, तो वहाँ की ऑब्वियसली स्थिति सुधरेगी, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो और ये बढ़ेगी कैसे कि यहाँ पे पैसे तो लगा ही रहे हैं हम, साथ ही में हम जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं या जो मॉडर्न गुड्स और कमोडिटीज़ हैं, वो भी अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली इंसान है भाई, इंसान के अंदर डिज़ायर्स होते हैं। तो लोग जब देखेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम अपने आउटपुट को, जो लोग जब ये गुड्स देखेंगे, जो मॉडर्न गुड्स हैं, मॉडर्न सर्विसेज हैं, उसे देखेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाएँ, और बढ़ा कैसे रहें, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसीज इशू की गई हैं वो हेल्प करेगी इनको बढ़ाने में। तो हम बढ़ाएं ताकि हम भी इन गुड्स को ले सकें, हम भी इसका फ़ायदा उठा सकें। उनकी ये डिज़ायर आएगी, और उनकी इसी डिज़ायर की वजह से इकोनॉमी की स्थिति भी सुधर सकती है, ठीक है। और ये तो सुधरी कि डिमांड उन लोगों का बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी में फिर पैसे और ज़्यादा सप्लाई होंगे, तो फिर इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करेगी। उसके बाद क्या है भाई कि जब लोग के पास पैसे आने लगेंगे तो लोग सोचेंगे कि सेविंग कर लें। ऐसे ऐसे जगह पे, ऐसे विलेज में जहाँ पे लोग लिविंग के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, वहाँ पे पहले तो आउटपुट को राइज़ किया गया, ठीक है, आउटपुट को राइज़ किया गया। फिर से उसके बाद अगर आउटपुट इन लोगों के पास आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे से ये लोग अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो लोग सिर्फ डिमांड ही नहीं बढ़ाते हैं। अगर मॉडर्न इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो मॉडर्न कल्चर भी आएगा, और मॉडर्न कल्चर के साथ एक सेविंग वाली सोच भी आएगी कि भाई हम अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सेविंग भी करके रखें। तो सेविंग करके रखेंगे तो ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक से जुड़ेंगे ये लोग, और अगर कॉमर्शियल बैंक से जुड़ेंगे तो वहाँ पे ये लोग अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे तो ऑब्वियसली उस बैंक के पास और पैसे आएंगे तो बैंक और लोन दे सकती है गवर्नमेंट को, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो ये पूरा खेल है इस इकोनॉमी का और इस
पैसे का। ये पैसा ऐसे हेल्प करता है इकोनॉमी को ग्रो करने में भी। ये चाहे तो इकोनॉमी को बर्बाद भी कर सकता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था वेनेजुएला कंट्री का। वेनेजुएला की सरकार ने ये सोचा कि भाई हम पैसा अगर अपने इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, हमारे यहाँ से गरीबी हट जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये एक लेवल में नहीं कर पाए। हर चीज़ ना, कहते हैं ना कि एक इक्वल रेशियो में हर चीज़ चलती रहती है तो सही रहता है। ये एक लेवल में इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए और लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया, तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। लोगों की डिमांड बढ़ने लगी तो प्राइस राइज़ करने लगे। प्राइस ऑब्वियसली राइज़ करेंगे, जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल्स में होता है, हर चीज़ की प्राइस अधिक हो जाती है। प्राइस राइज़ करने लगा तो इन्फ्लेशन जो है वो घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया। ये इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। तो यही था। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा और समय व्यतीत करें मेरे चैनल पे। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच।